जी वेलकम बैक। ये रिजवानुल्लाह है जी। रिजवानुल्लाह, बात हो रही थी कि टेक्सचुअल रिसर्च में या लिटरेरी में इसको कैसे यूज करते हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि ये रिसर्च मेथड कैसे है, यही बात है ना। हेलो, आप सुन सकते हैं मुझे रिजवानुल्लाह? जी सर, गेट वाला क्लियर कहाँ है। है? अच्छा, आपका जो टॉपिक है ना, जो आपकी उधर है कोर्स आउटलाइन, वो है लिटरेरी रिसर्च और टेक्सचुअल एनालिसिस। प्लीज सिर्फ वो लोग अनम्यूट हो जिन्होंने बात करनी है। बीच में बच्चों की आवाजें आ रही हैं, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ। जिसने बात करनी है वो जरूर कर सकता है अपना अनम्यूट करके। अच्छा तो रिजवानुल्लाह, ये देखें, जब हम लिटरेरी रिसर्च की बात करते हैं तो लेट मी डिफाइन फर्स्ट व्हाट लिटरेरी रिसर्च इज। कैन यू लिसन मी? यस सर, हियर है। Okay. When the object of study is the writer, the tools applied are similar to those used in the social sciences. For this work, the tools are specific to the purpose. यानी इसमें जिस तरह हम सोशल साइंसेस की तरह काम करते हैं उसमें से इसका प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें राइटर जो है वो खुद से ऑब्जेक्ट है। जिस तरह आपने कहा ना कि हम वो उसका टेक्सचुअल एनालिसिस तो रूटीन में करते हैं, तो वो रिसर्च के साथ कैसे जुड़ता है। तो इस प्रोसेस के में जो टाइप्स में हम आते हैं, लिटरेरी रिसर्च की जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर मेनी टाइप्स। नंबर 1 बायोग्राफिकल है, बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च है, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म भी लिटरेरी रिसर्च का हिस्सा है, थ्योरेटिकल एंड इंटरप्रेटिव जो रिसर्च स्टाइल है ये भी उसी का ही हिस्सा है। तो हम चूंकि पढ़ रहे थे क्या कहते हैं यार, ये हाँ, हम ये पढ़ रहे थे लिटरेरी रिसर्च में टेक्सचुअल एनालिसिस को, तो इसलिए टेक्सचुअल एनालिसिस करते हुए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर इस पे हम बात करते करते उन पॉइंट्स पे गए जो पहले 5 अप्रोचेस का जिक्र आपने किया, फिर 6 अप्रोचेस वो हैं जिनमें से ये इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो any of the approach or the group of approaches is used for textual criticism. So thus it is a methodology of literary research. Is it clear now? जी सर। अब आफिया सलीम, आप तशरीफ लाएं। Assalamualaikum, class. I am Afia Slim. My topic of presentation is formalistic criticism. आफिया अनम्यूट करें अपने आप को। आफिया सलीम, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। Assalamualaikum, class. My name is Afia Slim. Today my topic is formalistic criticism. First of all, I will give you introduction about formalistic criticism and that what is formalism. So in literary theory, formalism refers to critical approaches which analyze, understand or evaluate the essential features within a text. इसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि फॉर्मलिज्म है क्या। फॉर्मलिज्म में हमारा बेसिक फोकस जो होता है वो फॉर्म पर होता है, वो कंटेंट पर होता है। वो हम ये नहीं देखते कि ऑथर की बायोग्राफी क्या है, ऑथर की पर्सनल इमोशन फीलिंग्स क्या हैं, ऑथर अपने इनके
अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है या मीन के वो इसमें हम लोग जस्ट हमारा फोकस होता है वो फॉर्मलिज्म पर होता है, मीन को फॉर्म पर होता है, कंटेंट पर होता है, ठीक है। एंड दीज फीचर्स इंक्लूड नॉट ओनली ग्रामर एंड सिंटेक्स बट आल्सो लिटरेरी डिवाइसेस। अब लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? लिटरेरी डिवाइसेस में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एजोनेंस, मेटाफर, सिमिलीज, ये सारी हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस आ जाती हैं। और formalism means form, it focuses on form and content. Formalism means form. What is form? Form is a content which we जो कि हम लोग एनालाइज करते हैं एक टेक्स्ट में। जब हम टेक्स्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम फॉर्म के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट हिस्टोरिकल विजन इसका है, इट वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लिटरेरी स्टडी। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1970 इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन United Kingdom. Basically, this movement started from New Criticism. न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म को हम लोग रशियन फॉर्मलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो क्रिटिक्स थे, जो जिन्होंने इसको इवेलुएट किया था, वो उनका बेसिकली वो उनका ताल्लुक था रशिया से, तो इसलिए हम इसको रशियन फॉर्मलिज्म कहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स जो इस मूवमेंट के हैं वो है रोमन जेकॉब्सन है, बोरिस एचेनबॉम है और विक्टर शुक्लोवस्की है। उसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा इसके हैं लिटरेरी फिगर्स हैं, लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो हैं वो हमारे पास ये 3 हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये रफीक साहब, आप अपना वीडियो बंद करें। अगर क्वेश्चन करना है तो फिर वीडियो ऑन करें, अदरवाइज बंद करें। रफीक अंजुम। नेक्स्ट हमारे पास की फीचर्स। अब फॉर्मलिज्म है तो फॉर्मलिज्म में हम लोग इसके की फीचर्स कौन कौन से हैं? टू मेक द स्टोन्स स्टोनियर। इसमें इसका ये मतलब है कि हर मीन के अगर एक रीडर कोई रीडिंग कर रहा है तो उसने उसकी वो टेक्स्ट जब एनालाइज कर रहा है तो उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, ना कि उसने ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, क्योंकि ये एक ऐसी मोमेंट थी जिसमें ऑथर्स की बायोग्राफी, ऑथर के हिस्टोरिकल मीन के हर चीज़ को ये टोटली ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से टोटली डिफरेंट ये थी। इसमें मेकिंग द स्टोन स्टोनियर का ये मतलब है कि हर एक इंसान का परसेप्शन लेवल डिफरेंट होता है, हर एक इंसान अपने माइंड लेवल के अकॉर्डिंग सोचता है। मीन के इसमें हम लोग एक स्टोन की हार्शनेस को फील कर सकते हैं। इस तरह से इनके जैसे हम एक टेक्स्ट के कंटेंट को, उसकी फॉर्म को हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद है डीफेमिलियराइजेशन ऑफ द लैंग्वेज। डीफेमिलियराइजेशन का क्या मतलब है? डीफेमिलियराइजेशन ऑफ लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं डीफेमिलियराइज मीन टू मेक फ्रेश और न्यू और टू मेक समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्क। तो हम लोग इसमें यही बात करते हैं कि ये एक जिस तरह मैंने पहले बताया है कि डीफेमिलियराइजेशन। एक मिनट के लिए जी सर। मिस्टर मोहम्मद रफीक अंजम, प्लीज, आपको मैंने 10 दफा रिमूव किया है, वेटिंग रूम में डाला है। आप अपना कैमरा ऑफ करें। जी, वो सारा Yes. कमरा घूम रहा है, कभी वो डिस्टॉर्शन होती है, कभी कोई कोना सामने आ रहा है, कभी छत सामने आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। जी ओके सर। इसमें डीफेमिलियराइजेशन का ये मतलब होता है कि टू मेक फ्रेश और न्यू और स्ट्रेंज थिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल वर्क। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फोकस ऑन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीपल लैंग्वेज विद वर्ड्स चॉइस। इसमें हम लोग ये बात कहते हैं कि हम लोग डिफरेंट वर्ड्स को मीन के कंबाइन कहते हैं। उनको फिर कंबाइन करने के बाद फिर हम जब उनको फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, जब ऑथर फॉर्मुलेट कर रहा होता है तो उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करता है। वो वर्ड्स को चूज़ करता है कि किस वर्ड को कहाँ पर आना है और किस वर्ड को कहाँ पर आना है। मीन कि इसमें हम लोग वर्ड्स को चूज़ करते हैं, वर्ड्स को चूज़ करने के बाद फिर वो ऑथर अपनी राइटिंग को कंप्लीट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है फोकस ऑन द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट
about the literary text, not on the author's intentions. हम लोग इसमें ये बात नहीं कहते कि ऑथर की पर्सनल बायोग्राफी के बारे में हम लोग बात नहीं कहते, हम लोग ऑथर की पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स, मीन के at that time when he was writing that literary work, what he was thinking and what was his or her emotions and what was the circumstances in which he was writing. बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि उस वो रीडर जो उस टाइम उस राइटिंग को पढ़ रहा है उस ऑथर की, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट इज द सम ऑफ इट्स डिवाइसेस. एक मिनट, इसमें डिवाइसेस में वही हमारे पास पूरी डिवाइसेस आ जाती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस आ जाती हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन पोएटिक लैंग्वेज एंड कोलोकियल लैंग्वेज. कोलोकियल लैंग्वेज हमारी जो डेली बेस पे हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको कोलोकियल लैंग्वेज कहते हैं, और पोएटिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम पोइम्स वगैरह में, हम लिटरेचर में जो जिनके हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसको पोएटिक लैंग्वेज कहते हैं. अब हमारे पास आ जाता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पोएटिक लैंग्वेज. यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन का ये मतलब होता है कि फ़र्क को वाज़े करना ना. तो हम लोग ये कहते हैं कि हम आम रूटीन में हम जो बोलते हैं वो और चीज़ होती है, और जो हम पोएटिक लैंग्वेज में जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं उनमें हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस यूज़ होती हैं, वही जो मेटाफर, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एजोनेंस, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट सर. Russian formalism. Two groups of schools, Society for the Study of Poetic Language by Boris Achenbaum and Viktor Shklovsky and Yuri Tunanov. नेक्स्ट मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, ये इसका फाउंडर है रोमन जैकॉब्सन. रशियन फॉर्मलिज्म बेसिक फंक्शन इज टू यूज इट इन एनालाइजिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट. इसका बेसिक पर्पस ही यही है कि रशियन के एक लिटरेरी टेक्स्ट में क्या क्या टेक्सचुअल मीन एक रीडर किस तरह से उसको टेक्सचुअली उसको एनालाइज कर रहे हैं उस टेक्स्ट को, और उसके अंदर कौन कौन सी लिटरेरी फिगर्स यूज हुए हैं. नेक्स्ट सर. फंक्शन ऑफ फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म. फंक्शन में हमारे पास सबसे पहला फंक्शन आ जाता है ऑटोटैलिक. ऑटोटैलिक फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को खुद बता रहा है. एक अगर हम टेक्स्ट को रीड आउट कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उसका फंक्शन क्या है और उसका पर्पस क्या है उस रीडिंग का. ठीक है, उसके बाद ऑटोनोमस फंक्शन. ऑटोनोमस फंक्शन में आ जाता है कि विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. अब एस्पेक्ट्स में क्या कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास? सोशल एस्पेक्ट आ जाता है हमारे पास, बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, ऑथर की सारी पर्सनल फीलिंग्स वगैरह, ये सब हमारे पास आ जाता है ऑटोनोमस फंक्शन में. मीन कि ये सारे फंक्शन है और ये इन सब चीज़ों से फ्री है फॉर्मलिज्म. उसके बाद फोरग्राउंडिंग हम लोग इस चीज़ को कहते हैं कि यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. फोरग्राउंडिंग में हम लोग कहते हैं कि हम लोग पोएटिक लैंग्वेज को और पोएटिक डिवाइसेस को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एक अपने वर्क में. सर नेक्स्ट. उसके बाद यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस हमारे पास वही सारी पोएटिक डिवाइसेस आ रही हैं जो पीछे एक्सप्लेन की हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं. अ बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिली डिकिंसन. एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइट्रेस है. उसकी ये एक पोइम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिली डिकिंसन. इसमें हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है इस पूरी पोइम का. ये हमारे पास एक शॉर्ट पोइम है. इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ऑथर उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन कर रहा है. एक उसके अंदर उसने कौन कौन सी मेटाफर्स यूज़ की हैं, सिमिलीज यूज़ की हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है और टू ऑटम बाय जॉन कीट्स. एंड नेक्स्ट हमारे पास माय लास्ट डचेस, इसकी एग्जांपल आ जाती है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. इन सब में हम लोग ये देखते हैं कि ऑथर ने कहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, कहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया है, कहाँ पर एजोनेंस यूज़ किया, कहाँ पर मेटाफर, सिमिलीज, ये सब पोएटिक डिवाइसेस कहाँ कहाँ यूज़ की हैं और क्या पर्पस है इसका. इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं. सो दैट्स ऑल. इज देयर एनी क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? वही मन सर क्या क्या हाल है? टाइम ये क्लास कैसी Sorry? हाल है?
जी कोई कमेंट है किसी का, कोई बात करनी है, पूछनी है? ओके, नेक्स्ट आते हैं। सर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर हुई थी। अपना नाम बोला करें पहले। जी अहमद, आप अपना अनम्यूट करें। सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये इन्होंने जो है ना टीचर ऑफ लैंग्वेज आपके काइंडली लिंक एक लैंग्वेज थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा। आपका नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा, आवाज़ ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ कट रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। आपसे आपको समझ आई है क्या बोला उन्होंने? सर जस्ट की फीचर्स की समझ आई है। लैंग्वेज करना है ऑफिशियल लैंग्वेज। जी जी, कोलोकियल लैंग्वेज जो लैंग्वेज हम अपने डेली यूज़ में हम बोलते हैं, आम लैंग्वेज जो उनसे कह सकते हैं हम इसको, इनके हम इसकी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं पोएटिक लैंग्वेज में और कोलोकियल लैंग्वेज में। जी नेक्स्ट है हमारे पास कौन है जी? चले, वेल आफिया, आपने ठीक किया, दैट्स गुड। थैंक यू सर। मरियम मुनीर की हो गई है, आसिया की हो गई है, आफिया की हो गई है। हमारे पास 2 और लोग हैं। टोटल तो 6 होने चाहिए थे, पता नहीं 5 क्यों हैं। खालिद महमूद ना हो बिना और क्रिटिसिज्म पे। वेल डन आफिया, गुड, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी खालिद सर। शुरू करें, शेयर हो रही है? ओपन यू स्लाइड। नहीं सर। आप बताइए। जी सर होगी। चलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। A very good evening to all my fellows and respected teachers. Today my topic of discussion is genre criticism. Before discussing what is genre criticism, let us look what genre criticism is. Genre criticism is the study of different types and forms of literature. If we see the definition of this genre criticism, it is a type of literary criticism in which the work of literature is analyzed to see where it fits in the terms of genre. Moving to the next slide. As far as the background of this theory is concerned, we have a very deep-rooted background of this theory in Latin and Greek. The word genre is derived from the Latin word genus, which means kind, class, or sort. Genre criticism is actually a method within the rhetorical criticism. Rhetorical criticism or rhetorical criticism is a broad term, and the genre criticism is a part of this criticism. We may say that genre criticism is the part and rhetorical criticism is the whole. And Aristotle was the first scholar who turned his writing toward the rhetorical criticism, and he divided this criticism into 3 major genres that are deliberative genre, forensic, and epidiotic. And so first, we look at what is deliberative. Deliberative genre, it talks about political matters and the public policies, and it includes different speeches and writings to persuade an audience to take an action. And forensic genre, it talks about
Forensic genre talks about what occurs in the past, and epidemic genre talk about the differences between what is honorable, what is dishonorable, what is shameful, what is noble. Moving toward the next slide. Then we have certain features about this criticism. The first one is classify. Classify is the first and the foremost feature of this criticism, as it categorize uh, uh, it categorize different genres. When we are going to apply this theory on any piece of work, so first of all, we look in which category of genre it falls, either it is poetry, or prose, or drama, or novel. So the basic feature is to classify any work in according to the characteristics of its genre. And as far as the comparison is concerned, this theory is far opposite from the other rest of the literary and analytical theories which we have learned in because those theories like if we discuss new criticism, that talk about individually and autonomous work, but as far as this genre criticism is concerned, it seeks to analyze in which category a piece of work is falls. And the analysis and the interpretation of this work is concerned, it is based on the characteristics. The interpretation is based on the characteristics of the works, structures, form, content, and writings. So let us move toward the next slide. Yes, we have certain theorists regarding to this theory. They have contributed, or we may say that they are the initiative of these theories. The first one is Michael Buckton. Uh, he had developed an approach that is called all formal approach to the genre criticism. And the next theorist is Carolyn Mirren, and she had developed another approach that is called socio-positive approach to the genre criticism. And then we have certain types of genre of literature. We have very familiar with as a student of literature. The first one is fiction. The fiction is a type of genre in which there are fictional characters. The very word fiction is obvious that something that is novelty, that is imaginary, that is fantasy. So the genre type of fiction is there when there is fictional characters and the fictional uh, events. And the non-fiction, excuse me sir, जी जी सर अजान हो रही थी हाँ आ रही थी मैं स्टॉप यस सुन लें
Should I start? Hello. Excuse me, sir. Excuse me, sir. खालिद भाई आई थिंक सर नहीं है, नमाज पे गए हैं शायद। Oh, हेलो। जी सर। नमाज ब्रेक ले लें, 5 मिनट तक नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं। ओके सर।